हाय फ्रेंड्स, डेली आप लोग का 20 प्रश्नों का सीरीज जो चल रहा था, तो आज भी आप लोग का 20 प्रश्नों का सीरीज दिया जा रहा है और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है। तो आज का पहला प्रश्न, आज का टॉप 20 प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। ये आपका प्रश्न है। आपका ऑप्शन अधिशोषण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी वैद्युत संचलन, ऑप्शन डी सक्रिय गमन। ये चार ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन है, ठीक है। और जल्दी से क्विक आप आंसर भेजने का प्रयास करें, ठीक है। तो मेनली आपका क्वेश्चन है अपोहन यानी डायलिसिस, ठीक है, वह किस प्रक्रम पर आधारित है, यही आपका प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए ABCD क्विक आंसर भेजने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, कुछ दो चार का आया है। चलिए ठीक है, तो अब आंसर बता रहे हैं कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग परासरण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, परासरण विधि द्वारा होता है। तो पहले आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बात को कि अपोहन, ठीक है, अपोहन आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अपोहन, अपोहन हिंदी वर्ड है, ठीक है। इसका अंग्रेजी होता है डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस, ठीक है। तो लिख रहा दोषयुक्त वृक्क, मतलब वृक्क मतलब किडनी। जब किडनी खराब होता है मनुष्य को तो डायलिसिस पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? डायलिसिस पर रखा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि अगर मनुष्य का किडनी खराब होता है, किडनी का काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो डायलिसिस में क्या होता है? रक्त का शोधन होता है। क्या होता है? रक्त का शोधन। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि डायलिसिस प्रक्रम कृत्रिम विधि से रक्त का शोधन करता है मशीनरी द्वारा, यानी मशीन द्वारा। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष स्मृति प्रतिदिवस किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? यही आपका प्रश्न है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? चलिए आपका प्रश्न आपके सामने है। चलिए आंसर आना चाहिए। चलिए कुछ का आंसर आया है। चलिए और थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं आंसर का। आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो आप लोग का आंसर, चलिए कुछ का आया है, चलिए कुछ का सही भी है, अच्छी बात है। चलिए प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर क्या होता है? महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर क्या होता है? राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? भारत में जो है महिला दिवस मनाया जाता है। और आप लोग को बताते हैं कि यह इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका लगभग कहा जाता है हाँ, इनका जन्म जो हुआ था 13 फरवरी 1879 यानी 79, ठीक है, 1879 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हैदराबाद, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। चलिए ठीक है, इस पर और हम चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि बच्चे में सरोजिनी नायडू बहुत तेज पढ़ने में थे, ठीक है। तो इन्होंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए और वहाँ क्या है, महात्मा गांधी से इनका मुलाकात हुई और यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है। तो और इसकी चर्चा करते हैं। आपको एक प्रश्न देता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड, क्या देता है? गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है? तो रचना है क्या उसमें है? पहले इसकी जानकारी चाहिए। वह क्या है? कविताओं का संग्रह। क्या है? कविताओं का संग्रह आपका मेन प्रश्न होता है, कविताओं का संग्रह, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किनकी कविताओं का संग्रह है? तो आंसर है इसका सरोजिनी नायडू। ये आपका एग्जाम में देता है। और जानते हैं कि यूपी के प्रथम राज्यपाल भी
सरोजिनी नायडू बनी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 की चर्चा इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ? इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को 19 नवंबर 1917 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन बी की चर्चा करते हैं मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1910। 26 जनवरी 1910 को कहाँ हुआ था? तो मैसेडोनिया में हुआ था। याद रखना है सब बात को, ठीक है, मैसेडोनिया में हुआ था। ऑप्शन डी के बारे में चलते हैं, कल्पना कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 1959 को, और करनाल में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत सारी टेल हो चुकी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आपका ऑप्शन वेलकैनो, ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी विसुवियस, ऑप्शन डी एटना। चलिए, क्यों का आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर है, देखिए, पहला आपको समझना है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी। इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, आपको स्ट्राम्बोली। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो याद रखना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली, ठीक है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में है, याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 924 मीटर। ये सब याद रखनी बात को, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है विसुवियस ज्वालामुखी भी आपका इटली में है। एटना भी आपका इटली में है। ऑप्शन नंबर 1 कोई ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी का अंग्रेजी नाम है। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अगले प्रश्न में हम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पुराने आदमी भारत के रूप में कौन जाने जानते हैं? आज भी आप लोग का प्रश्न बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन आज का सॉल्यूशन जो है उतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ पर सॉल्यूशन होगा वहाँ पर हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बात को। तो हाँ, आपका प्रश्न पर ध्यान जाना चाहिए। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर प्रश्न है, पुराने आदमी भारत के रूप में कौन जाने जाते हैं? यानी पुराने आदमी की संज्ञा किसको दिया गया है? ये आपका प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, बीजी तिलक, ऑप्शन बी है गोखले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। ये 4 ऑप्शन में आपका एक आंसर है। आप क्यों आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, अच्छी बात है, आंसर आ चुकी है। चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। क्लियर हो गया बात को। आप आंसर क्विक देने का प्रयास करें, ठीक है। तो ध्यान करना है इस बात को कि आप आंसर दे रहे हैं, आप खुद आंसर को जांच कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर सही जाता है तो आपका विश्वास बहुत आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका लाइक होता है तो मेरा विश्वास बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो आपका आंसर हो गया, पुराने आदमी के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी, और इनको कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहता है? वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इसका उपाधि दिया गया वयोवृद्ध पुरुष। किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर हम कुछ और सॉल्यूशन करना चाहते हैं, जो कि आप लोग को यह प्रश्न का आंसर पता होगा, लेकिन इससे संबंधित और सारे हम प्रश्नों की सूची तैयार की है, और सारे प्रश्नों के बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। तो पहला भारतीय कारखाना अधिनियम कब हुआ, यह आपका आंसर देना है। ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1894। चलिए, जल्दी से आंसर भेजने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, कुछ का आ चुका है। चलिए, तो इसका आंसर आपका है, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया, और किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन पारित किया था। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब हुआ? 1880 से 84 इसका कार्यकाल माना गया है। अब दूसरी बात आता है कि पहला कारखाना अधिनियम जो पारित हुआ, इसमें कौन कौन सा नियम बनाया गया था? तो 1-2 नियम की हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला नियम इसमें क्या किया गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, यानी उस समय जो है ये बच्चे भी काम करते थे कारखाने में, ठीक है। तो उसमें नियम बनाया गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर से प्रतिबंध लगाया गया। ये पहला रूल बताया गया था।
कारखाना अधिनियम का। ठीक है, क्या बोले, 7 वर्ष के कम बच्चे को कारखानों में काम करने से प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर हो गया। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या आया था, दूसरा नियम आया था कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक जो बच्चे काम करेंगे, ठीक है, वह 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। यही 2 मुख्य रूल इसका है प्रथम कारखाना अधिनियम का। क्लियर हो गया बात को। ऑप्शन नंबर बी 1885 आपका क्या करा है, 1885 आपका ईस्वी जो है चर्चित है। क्यों, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। और किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब है, 1884 से 88 है। क्लियर हो गया। और ऑप्शन सी आपका क्या कर रहा है, 1891। याद करना, 1891 भी आपका इंपॉर्टेंट है। 1891 में क्या हुआ था, तो दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर हो गया। 1891 में दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। और दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 94 माना गया है। अब बात है कि दूसरा कारखाना अधिनियम में कौन सा नियम को लाया गया, किसमें लाया गया कि स्त्री, ठीक है, यानी कुछ समय स्त्री भी काम करती थी कारखाना में, तो स्त्रियों के लिए बनाया गया कि 11 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगी। यह नियम पहला था। दूसरा नियम बनाया गया कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दिया जाएगा। क्या होगा, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दिया जाएगा। ये दूसरा अधिनियम का जो मुख्य नियम है, आपके सामने यह चर्चा हो गया। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने बोला जिसका आपका सोल्यूशन होगा उसको हम बहुत डिटेल से सोल्यूशन करें। ठीक है, बशर्ते आप ध्यान से सुने और शुरू से लास्ट वीडियो तक देखें। बहुत आपके लिए जानकारी लाया है आज वाला जो सेट है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी की चर्चा हो गया और ऑप्शन नंबर डी आपका कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आपका। ठीक है, आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 6, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था, ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन भी है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आना स्टार्ट हो गया। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1982। जल्दी क्विक आंसर देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, बहुत सारे का चुका, बहुत सारे का चुका। चलिए, अच्छी बात है, हम नहीं देखने जा रहे हैं कि गलत सही, लेकिन आपका आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो हम अपना आंसर बता रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। 1992 में किनको मिला था, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। तो याद रखना है, 1992 में सत्यजीत रे को मिला था। और किसको मिला था, JRD टाटा को भी मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं। 1991 में किनको मिला था, तो 1991 में राजीव गांधी को मिला था। और किनको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। और किनको मिला था, मोरारजी देसाई को मिला था। क्लियर है बात को। और 1982 में भारत रत्न का वितरण नहीं हुआ था। 1983 में भारत रत्न का वितरण हुआ था, जिसमें विनोबा भावे को भारत रत्न मिला था। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 हो चुकी है। प्रश्न नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कर रहा है। लिखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, आप जल्दी से आंसर भेजने का प्रयास करें। हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से आंसर भेजने का प्रयास करें। चलिए, अच्छी बात है, यानी प्रश्न पढ़ते नहीं आप लोग का आंसर स्टार्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए भी। ठीक है, एक तरह का यह क्यूज ही है, क्यूज खेल रहे हैं हम लोग, और क्यूज में एकदम मतलब आगे ही रहना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत सारे का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो और आंसर आएगा तो कुछ का गलत तो होगा ही और कुछ का सही होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, गलत करना भी एक अच्छी बात है। अगर जब गलत नहीं कीजिएगा तो सही आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं
इसका आंसर कौन सा है? तो 7 का आंसर है आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन की संज्ञा दिया गया। क्या? स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन भारत में चलाया गया था, तो उस समय आंध्र प्रदेश से वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था और उसका नाम क्या पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन पड़ा था। क्या पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन। और जानते हैं स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्लियर हो गया बात को? और स्वदेशी आंदोलन, इस पर बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, पहला तो ऑप्शन की हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन है असहयोग। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है, अब क्या प्रश्न आने वाला है? अब प्रश्न आने वाला है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र में वर्णन किया गया, किसके पत्र में प्रस्तुत किया गया, इसकी चर्चा करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र, क्या बोले? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र, और पत्र का नाम भी दिया गया, क्या? संजीवनी। क्या दिया गया? संजीवनी। ठीक है, यानी कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। ठीक है, अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? आपका क्यू का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। आपका जल्दी आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा है आपके सामने। ठीक है, आंसर गलत हो लेकिन आप आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, हौसला बढ़ाइए। ठीक है, हौसला जब बढ़ेगा तो विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन आंसर देने का प्रयास नहीं करते हैं, तो प्लीज आप आंसर दें। गलत हो उसकी आप चिंता ना करें, अगर गलत कीजिएगा तो ही आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन आप अपने आप में हिचकिचाहट रखेगा तो आप में विश्वास नहीं जागेगा, और विश्वास नहीं जागेगा तो आपके लिए आगे क्या है? प्रॉब्लम की बात है। अपने विश्वास को जगाइए, अगर विश्वास जाग गया तो वहाँ पर रिजल्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका है आंसर ऑप्शन सी मक्का। मक्का को खरीफ फसल के अंतर्गत रखा गया है। बाकी आपका 3 ऑप्शन है, बाकी जो है वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जानते हैं हम कि खरीफ फसल का समय काल, ठीक है, यानी खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। ठीक है, और रबी फसल की बात करते हैं तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, और आप लोग के मन में सस्पेंस हो रहा था कि मक्का तो सब दिन लगता है। ठीक है, तो मक्का लगता है सब दिन। ठीक है, क्योंकि संकर बीज का उत्पादन हो चुका है। ठीक है, इसलिए सारे मौसम में इसे लगाया जाता है। क्लियर है बात को? लेकिन ध्यान रखना है मक्का को हमेशा खरीफ में रखा गया है। ठीक है, मक्का को हमेशा खरीफ में रखा गया है। और खरीफ का कौन है? धान है, कपास है, मूंगफली है, ये सब भी क्या है? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, चलिए ठीक है, अन्य समाधि स्थल कौन सा नाम से जाना जाता है, इसका आपका आंसर देना है। चलिए आंसर आपका क्यों करना? चलिए बहुत अच्छा, आंसर तो आना स्टार्ट हो चुका। चलिए आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, आप देखिए और आंसर मारें। सारे लोग आंसर मारें, गलत तो गलत ही। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आंसर बता रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, बहुत सारे लोग ने इसे सही जवाब दिया, अच्छी बात है। और आप लोग सही जवाब दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत आगे बढ़ेगा, आपका विश्वास बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, लिखा हुआ है बेज। ठीक है, क्या होगा? विजय घाट। थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। ठीक है, यहाँ लिखावट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टाइप गलत हो चुका है हमसे। चलिए ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन है? राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ऑप्शन बी शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। ऑप्शन सी वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करें। चलिए जल्दी दें।
चलिए, बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए, कुछ मिस किए हैं। चलिए, अच्छी बात है, आंसर बता रहे हैं। तो हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया ऑप्शन आपका ये है वेद को। किसको? वेद को स्वीकार किया गया। क्लियर हो गई बात को? वेद को स्वीकार किया गया सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में। और आपको पता है वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर हो गया? तो आप लोग को पता है क्या कि जितने भी यज्ञ की विधियां हैं जो ऋग्वेद में हैं, ठीक है, और गद पद का वेद है जो यजुर्वेद है, ठीक है, संगीत का जो वेद है वह सामवेद है, और तंत्र मंत्र का वेद है जो अथर्ववेद है। क्लियर हो गया बात को? तो ये आपका वेद की कहानी थी। अब जानते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति आप लोग को पता है, मनुस्मृति की रचना स्वयं मनु ही किए थे, ठीक है, और मनु को ब्रह्मा का पुत्र माना गया है। क्लियर हो गया बात को? तो इस पर हम और चर्चा करने वाले हैं। मनुस्मृति पर प्रश्न आपका क्या देता है? ठीक है, देता है मनुस्मृति पर कि भारतीय आचार संहिता का क्या देता है? भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ये आपका प्रश्न देता है मनुस्मृति। ठीक है, भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा मनुस्मृति। ठीक है, और आपको पता है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। और कितने श्लोक हैं? तो लगभग 2500 श्लोक की रचना किया गया है मनुस्मृति में। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी, रामायण। रामायण की रचना जानते हैं महर्षि वाल्मीकि किए थे, और भगवान ब्रह्मा के आदेश पर किए थे। क्लियर हो गया? इनको भगवान ब्रह्मा जो हैं, इनको जो घटना घट चुकी है, जो घटना घटने वाली है, और जो घटना वर्तमान में हो रही है, सारे की जानकारियाँ इनके मन में पहले ही दे चुके थे। क्लियर हो गया? तो रामायण की रचना इन्होंने किए। क्लियर हो गया? और ऑप्शन नंबर डी, गीता। गीता जानते हैं वेद व्यास की रचना है गीता। महर्षि कृष्ण ने वेद व्यास। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा गुजारिश है कि बहुत सारे लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए जुटे हैं, तो जो नए जुटे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो डलाए तो आपके पास से नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है, और मित्रों, साथियों, प्यारे, ठीक है, जो आप लोग लाइक नहीं किए हैं वह प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करने से मेरी एनर्जी दुगनी होती है। ठीक है, तब हम अच्छी तरह से बोल पाते हैं। क्लियर हो गया? और अगले सीरीज का प्रश्न आपके लिए अच्छे प्रश्न का हम चुनाव करते हैं और आपके सामने अच्छे प्रश्न को लाते हैं। क्लियर हो गया बात को? तो बहुत सारे लोग को हम बोलते तो खराब लगता है, ठीक है, लेकिन अगर बोलते हैं उसी में कुछ न कुछ छिपा रहता है, तो ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग जो है लाइक बटन को दबा रहे हैं, लेकिन गलत दबा रहे हैं। जो ऊपर मुंह अंगूठा जो खुला है उसी को दबाना है, नीचे मुंह अंगूठा को नहीं दबाना है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? चलिए, 11वां नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? 11वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किन गैसों को समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? बहुत सारे तो आंसर आ चुका है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो और कुछ बचे हैं तो इसका आंसर भेज सकते हैं। आपका ऑप्शन जो है स्क्रीन पर है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बता रहे हैं। आपका है कि किन गैसों को समूह जो है, जो ऑप्शन में समूह बनाया गया है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। यानी 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है जो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या करता है? योगदान देता है। वह कौन कौन है? ठीक है, वह कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। CO2 और CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन गैस मुख्यतः जो है योगदान करते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन आते हैं? तो पहला तो आपने जाना है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन जो कि आपका ऑप्शन है। अगला हम बोल रहे हैं CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद बोल रहे हैं वाष्प भी आता है, और क्या आता है? ओजोन भी आता है, और क्या आता है? नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। क्लियर हो गया? तो याद होगा। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं। CO2, ठीक है, CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। ये जो है मुख्य गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका है, बहुत देखिए हम लोग जिसमें एग्जाम देते थे तो यह प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये आपका प्रश्न है। आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सामने है, जल्दी से आंसर भेजने का प्रयास करें। MP, HP, UP और JK मतलब जम्मू कश्मीर। चलिए कुछ का आंसर आ चुका, चलिए इसका आंसर बताते हैं। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में है। बहुत हम लोग के समय में यह प्रश्न जो है बहुत पूछता था। ठीक है, तो यूपी में है और इसकी स्थापना हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, और परमाणु से संबंधित ये सब जो है पावर स्टेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, तुगलकनामा क्या है? तुगलकनामा किसने लिखा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आपका ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी अबुल फजल। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कुछ का आंसर आ चुका। चलिए इसका आंसर है, देखिए आंसर सारे लोग देने का प्रयास करें। ठीक है, लाइक चैट में आपका 12-14 दिखाता है, लेकिन आप लोग 30 से 40 के आसपास में देखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है आप लोग अपने साथियों की संख्या को बढ़ाएं और ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताने जा रहे हैं। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो, याद रखना है। आपके लिए हम अभी चर्चा इस पर नहीं करने वाले हैं नामा पर। ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में जो कल आपका वीडियो बनेगा, ठीक है, जो कल आपका क्लास का जो वीडियो रहेगा उसमें आपका याद करने वाला नहीं, होमवर्क में आपको बहुत सारे नामा का लेखक आएगा। जैसे आपका आया है तुगलकनामा, और से आएगा शाहनामा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हम कलेक्ट करके रखे हैं जो आपको कल होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और प्रयास करें जितने मित्र को जोड़ें, बहुत ज़्यादा लोग को जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कल नामा पर बहुत सारे प्रश्न देने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पिछले वीडियो हम डाले थे गांधी पर। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वह नामा पर आएगा। किस पर? नामा पर। यानी बहुत सारे पुस्तक का नाम नामा है, तो सारे पुस्तक का नाम आपको हम देना चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम में आए तो आप मिस ना करें। ठीक है, इसी प्रकार आप तुगलकनामा, हमें पता है कि बहुत सारे लोग तुगलकनामा को नहीं पढ़ें। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े। आपने पढ़ा हुमायूं नामा, बाबर नामा पढ़ा है, लेकिन तुगलक नामा बहुत कम पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने इस प्रश्न को डाला है तुगलक नामा, तो याद हो जाना चाहिए तुगलक नामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और बिहार के एग्जाम के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? आपके सामने ऑप्शन ए चेयरपर्सन, ऑप्शन बी काउंसिलर, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी मेयर। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत सारा तो आंसर आ चुका। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेयर। क्लियर हो गया बात को? तो नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर, जहां आपका सॉल्यूशन होगा वहां हम सॉल्यूशन बहुत डिटेल से करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भागीरथी एवं अलकनंदा क्या है? भागीरथी ने एवं अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, जिनका सम्मिलित नाम क्या होता है? यही आपका प्रश्न है। चलिए आंसर आना चाहिए। गंगा, जमुना, पद्मा, नारायणी। चलिए जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। भागीरथी एवं अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसका सम्मिलित नाम क्या होता है? आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, कुछ का आंसर आ चुका है लेकिन गलत है। चलिए चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया है, कुछ का गलत है। चलिए ठीक है, तो इसकी आंसर चर्चा करते हैं। ठीक है, भागीरथी
एवं अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्लियर हो गया बात को। हम आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं कि जमुना किसको कहा जाता है, पद्मा किसको कहा जाता है, नारायणी किसको कहा जाता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस पर आपका सॉल्यूशन अच्छी तरीका से होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देकर आपको चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला नंबर इस पर आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि भागीरथी एवं अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा के नाम से प्रसिद्ध होती है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी प्रश्न की ओर, जब देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है, तो कहाँ मिलती है? दूसरा प्रश्न आपको, तो हरिद्वार। कहाँ मिलती है? हरिद्वार में मिलती है। चलिए ठीक है, अब आगे ऑप्शन नंबर हम बी की चर्चा करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जमुना। जमुना क्या है? याद रखना है कि बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में गंगा को जमुना कहा गया। याद रखना है, बांग्लादेश में गंगा को जमुना कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करते हैं। बांग्लादेश में एक गलती थोड़ा सा बोलते, सॉरी, ठीक है, जमुना के बारे में गलती बोले थे, फिर से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी की चर्चा फिर से करें। जमुना, जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये है आंसर सही। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये आंसर सही है। ठीक है, पद्मा के बारे में बोल रहे हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, नारायणी। नारायणी किसका नाम है? नारायणी याद रखना, नारायणी गंडक का नाम है। किसका नाम है? गंडक का नाम है। ठीक है, देखिए अब इस पर प्रश्न आ रहा है, गंडक पर क्या प्रश्न आ रहा है कि नेपाल में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? ये आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो नेपाल में गंडक नदी को शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न रहा है अब है नेपाल में गंडक को चला गया, अब बोलते हैं मैदानी भाग में गंडक को क्या कहते हैं? तो मैदानी भाग में गंडक का नाम है आपका नारायणी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इस पर एक प्रश्न हम और बोलने वाले हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, एक अलकनंदा और मंदाकिनी भी नदी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम क्या कहलाता है? तो वह रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें चर्चा हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपके आता है सोल्यूशन में। ठीक है, ध्यान कीजिएगा, आपके सामने आपका प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? हमने 1-2 वीडियो के पहले आपको बहुत अच्छी से समझाए थे। चलिए, याद होना चाहिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है। जल्दी से आप क्विक आंसर भेजने का प्रयास करें। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। क्विक आंसर देने का प्रयास करें। इतना लेट? सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए, कुछ का आंसर आया, चलिए बहुत अच्छा, आंसर का रफ्तार पकड़ चुका। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, आपका आंसर बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो याद रखना, द्रव्यमान संख्या हम बताए थे 1-2 वीडियो पहले आया था के वाला, आधा रहा के ऊपर 40 था, नीचे 19 था, आधा रहा, जिसमें बताए थे प्रोटॉन संख्या किसको कहता है, इलेक्ट्रॉन संख्या किसको कहा जाता है, परमाणु संख्या किसको कहते हैं और द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, उसमें हम चर्चा किए थे। ठीक है, तो फिर इसमें द्रव्यमान संख्या दे चुके हैं। तो याद रखना है, द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 2 और न्यूट्रॉन की संख्या 2, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। इसलिए आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोग का सही था। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 17, 1 नैनो सेकेंड में होता है, आपका आंसर आना चाहिए। 1 नैनो सेकेंड में होता है आपका ऑप्शन ए 10⁻6 सेकेंड, ऑप्शन बी 10⁻9 सेकेंड, ऑप्शन सी 10⁻³ सेकेंड, ऑप्शन डी 10⁻⁻9 सेकेंड। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका है। तो हम आंसर बता रहे हैं, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁻9 सेकेंड होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगर जो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं उनका गलत हो सकता है। ठीक है, याद रखना है, 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁻9 सेकेंड होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6, लेकिन सेकेंड नहीं, याद रखना है, सेकेंड नहीं, 10⁻⁻6 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 10⁻⁻6
पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है। क्लियर हो गया। और 10 पर पावर 9 को हम सेकेंड में यहाँ नहीं चल रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर सेकेंड में हुआ। ठीक है, अब हम जो ऑप्शन चल रहे हैं उसके पावर के रूप में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 10 पर पावर 9 आया है, 10 पर पावर 9 को हम गीगा कहते हैं, ये सब मीटर के रूप में आता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी 10 पर पावर -3, तो 10 पर पावर -3 को मिली कहा जाता है। क्लियर हो गया। हम सेकेंड के रूप में यहाँ नहीं चले हैं, सिर्फ आपका आंसर सेकेंड वाला जो तो ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, मतलब अणुओं का क्या होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ, आप आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए, कड़ा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है? चलिए ठीक, अच्छी बात है, मजा आ रहा है। चलिए ठीक है। तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की ठीक है, चलिए आंसर बताते हैं। कुछ का आंसर आया है, अणुओं की चाल घट जाती, याद रखना है। जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल घट जाता है, और जब गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाता है। यही दो प्रश्न आता है। ठीक है, हमने दो प्रश्न बोला। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? आपका दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका सामने है 19 नंबर। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों, और 3 देश से कौन कौन के साथ लगता है वो भी दिया गया है। 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आपका आंसर आना चाहिए। चलिए क्विक आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, लग का सही आंसर। चलिए अच्छी बात है। तो सिक्किम एक राज्य है, ठीक है, जो 3 देशों की सीमा से क्या है, यह घिरा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत सारे लोग का सही आंसर आया। चलिए अच्छी बात है। चलिए आपके सामने प्रश्न नंबर 20 आपके सामने करंट प्रश्न है और हाल ही का प्रश्न है, 2-3 दिन पहले का प्रश्न है। क्या है यह? 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने कितनी धनराशि का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? बहुत है, यह पेपर में चर्चित था प्रश्न। ठीक है, बहुत है, यह भारत में चर्चित हो गया। ठीक है, तो 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने कितनी धनराशि का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आपका आंसर आना चाहिए। कल वाले जो करंट था उसका आंसर बहुत कम आया था, लेकिन आज का आंसर तो आप लोग को पता है, आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए इसी तरह अपना विश्वास को बढ़ाइए। ठीक है, और जैसी विश्वास आपके मन में आ जाएगा वहां आपका रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग से यही गुजारिश है, किसी भी प्रश्न को कम में ना लें। ठीक है, किसी भी प्रश्न को कम में ना लें, क्योंकि आपको पता है हल्का प्रश्न ही आपके रिजल्ट को गिराता है। ये आज क्लियर होना चाहिए बात को। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए कि हल्का प्रश्न ही आपको गिराता है। क्लियर हो गया? आप लोग ने एजुकेशन टावर पर आपने क्यूज खेला होगा, उसमें एक प्रश्न आया था, भारत की राजधानी क्या है? उसमें बहुत सारे लोग, लगभग 1-2 लड़के ही सिर्फ सही उत्तर बता पाए थे। ठीक है, तो हल्का प्रश्न ही आपको गिराता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, बहुत सारे लोग इसमें गिर जाते हैं। ठीक है, तो हल्के प्रश्न को हल्के में ना लेना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना है, अगर याद है तो उसको रिवाइज के रूप में लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर सबके जहन में था, तो इसीलिए हम इतना गप कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका 20 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया। ठीक है, तो आपका ये 20 टॉप प्रश्नों का श्रृंखला जो था, तो आज 20 प्रश्नों का जो समाप्त हुआ। अब आप लोग को हम वादा किए थे, डेली आप लोग को है एक होमवर्क में कुछ प्रश्न को देंगे, और वो भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज भी आपके सामने हुआ प्रश्न है, ठीक है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है, जो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और लाइक जब करें जब आपको वीडियो अच्छा लगे, जब आपके लिए प्रश्न आपके जीवन के लिए लाभदायक हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी है, तो आप लाइक करें। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? और जो हमारे चैनल से नया जुटे हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि चैनल का विकास करना आप ही का काम है। जब चैनल का विकास होगा तो और अच्छे वीडियो आपके सामने आएंगे, और अच्छे क्लास आपके सामने आएंगे। हम प्रयास करें कि हिंदी का भी आप लोग के सामने वीडियो लावें, ठीक है, लेकिन कब, जब आप संख्या बढ़ाइएगा तब, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, कुछ टॉपिक वाइज हम जिक्के लाने वाले हैं, जैसे प्रकाश का बर्तन की पूरा चर्चा होगा, ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा चर्चा होगा। तो इस तरह का भी टॉपिक आपके साथ आने वाला है, लेकिन कब आएगा, जब आपकी संख्या बढ़ेगी तब, ठीक है। लेकिन आप लोग संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी संख्या बढ़ावें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी मनोबल को ऊंचा करें कि लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई करें, आप मनोबल को ना तोड़ें, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कब आ जाएगी पता नहीं है। लगभग बिहार सरकार वैकेंसी देगी, ठीक है, हो सकता है परीक्षा ना ले, लेकिन वैकेंसी जरूर देगी, ये क्लियर हुआ है बात, ठीक है, वैकेंसी देगी। आपका सचिवालय वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस ये वैकेंसी लेकर तुरंत बिहार पुलिस आने वाला है, तुरंत आपका दरोगा भी आने वाला है, क्लियर हो गया बात। बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, बिहार सरकार बहुत सारे वैकेंसी देने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं, आपका होमवर्क की चर्चा करते हैं। होमवर्क में आपका क्या है, चलिए देखते हैं। होमवर्क में थोड़ा सा देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होमवर्क के रूप में है आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हेडिंग पड़ा है। और पहला प्रश्न आपके सामने है, यंग मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष नहीं, अमिताभ बच्चन, याद रखना है। ऑप्शन जब भी परीक्षा रहता है तो अमिताभ घोष पहला ऑप्शन में रहता है, क्लियर हो गया। तो ध्यानपूर्वक मानना, इसीलिए हम पहला उच्चारण किए अमिताभ घोष का, क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यंग मैन, ठीक है, यंग मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमिताभ बच्चन को जाना जाता है। चलिए ठीक है, आपका दूसरा नंबर है, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, तोताए हिंद या तुतिया हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अब अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो इटावा में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद हसन। क्या है? मोहम्मद हसन। यह आपको परीक्षा में अक्सर जो है यह गलत करवाता है, ठीक है, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद हसन, ठीक है। तो आपके सामने 7 प्रश्न आज फिर होमवर्क के रूप में पड़ा है, क्लियर हो गया बात को। तो कभी हम ऑनलाइन क्यूज हम आपके बोर्ड पर सामने होकर ले सकते हैं, क्लियर हो गया बात को। हम जितने भी प्रश्न का होमवर्क दे रहे हैं उसका हम ऑनलाइन क्यूज आपके सामने बोर्ड पर खड़ा होकर ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सारे प्रश्न को आप याद करते हैं। कल आपका 7 प्रश्न, आज 7 प्रश्न, हो सकता है कल आपको हम वादा किए हैं कि नामा पर देंगे, किस पर? नामा पर आपका प्रश्न आएगा, तो हो सकता है वो भी 7 प्रश्न रहे। आपने 2-3 नामा पढ़ा होगा, लेकिन हमने 7-8 नामा देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया बात को। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और दूसरों मित्रों के पास ज़रूर भेजें, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग को हम विदा लेते हैं। तो क्लियर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।